स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग सीडीपीओ की परीक्षा जो 10 जून को निर्धारित है, संभावित कह सकते हैं इसको, जो जेपीएससी ने डेट निकाला है वो संभावित तिथि निकाली है, लेकिन हम लोग इसे एक तय डेट मान सकते हैं कि उसी डेट में परीक्षा हो जाएगी। और आप लोग को इससे पहले भी पता होगा कि ये जो सीडीपीओ की परीक्षा हो रही है वो झारखंड में पहली बार 24 साल के बाद हो रही है। यहाँ पर इससे पहले सीडीपीओ की कोई परीक्षा नहीं ली गई है। तो सीडीपीओ की तैयारी में ये एक मुख्य समस्या हम लोगों के सामने में आती है कि हमारे सामने कोई प्रश्नों का कोई पैटर्न नहीं है कि किस तरह के प्रश्न सीडीपीओ में पूछे जाएंगे जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली सीडीपीओ की परीक्षा में। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को एक समझ लीजिए कि मानदंड के रूप में देखना पड़ेगा कि बीपीएससी ने बहुत सारे सीडीपीओ के परीक्षा को कंडक्ट किया है, परीक्षाएं ली है, तो उसी को हम लोग आधार मान सकते हैं कि सीडीपीओ की परीक्षा में बीपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा ली गई है सीडीपीओ की, सीडीपीओ 2022 में ली गई है, उससे संबंधित प्रश्न है। सीडीपीओ 2018 में जो लिया है उससे संबंधित प्रश्न है। सीडीपीओ 2005 में जो परीक्षा ली गई है बीपीएससी द्वारा, उसके भी प्रश्न यहाँ पे हैं। तो आज मैं जिन प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ के एग्ज़ाम में पूछे गए, या फिर और भी बीपीएससी जो परीक्षाएँ कंडक्ट करती हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सबको यहाँ पे निचोड़ एक दिया गया है। कह सकते हैं ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको सारे सॉल्व किए गए हैं, सारे प्रश्नों को व्याख्या सहित सॉल्व किया गया है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो घटना चक्र का ये बुक है 2024 का है, ये एकदम करंट है। और इसमें जो हमारे जेपीएससी द्वारा सिलेबस निर्धारित की गई हैं वो लगभग 90% आपके सिलेबस से मैच करते हैं। आप लोग देख सकेंगे यहाँ पे, आप लोग देखेंगे कि आपके जो सिलेबस हैं भारतीय इतिहास के, जेपीएससी ने भी जारी किए हैं सीडीपीओ के लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था है, ये भी जारी किया गया है, हमारे सिलेबस में है। प्रथम पत्र में सामान्य भूगोल है, ये भी हमारा सिलेबस में है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी सिलेबस में है, सामान्य विज्ञान भी हमारे सिलेबस में है सीडीपीओ के। और यहाँ पे सामान्य गणित तो हमारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन तर्क शक्ति परीक्षण हमारे सिलेबस में है। तो आप लोग देखेंगे कि इस जेपीएससी द्वारा जारी की गई सिलेबस में सीडीपीओ के लिए ये सारे टॉपिक आपके मैच करते हैं। समसामयिक भी है, करंट अफेयर है, ये एक बड़ा पोर्शन है। पेपर 2 में लगभग मुझे लगता है कि 30 से 35 सवाल यहाँ से आने वाले हैं। यहाँ जो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न है, इसकी जगह में, बिहार की जगह में झारखंड से संबंधित प्रश्न होंगे। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग हमारे सिलेबस जो हैं वो बिहार सीडीपीओ सिलेबस से मैच करते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये पहली परीक्षा है, हमारे पास कोई आधार नहीं है, इससे पहले का कोई भी हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीडीपीओ से संबंधित नहीं है। तो हम लोग इसी को आधार मानेंगे और हम ये कह सकते हैं कि झारखंड जो है वो बिहार राज्य की अनुकरण करता है। बहुत सारे परीक्षाएं जो कंडक्ट की जाती हैं, बहुत सारे सिलेबस मैच करते हैं और क्वेश्चन भी देखा जाता है कि मिलता जुलता रहता है परीक्षा के पैटर्न के अनुसार। तो हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे, इन्हीं सब प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह से बीपीएससी ने सीडीपीओ में परीक्षा में प्रश्नों को पूछा है। और यही हमारा आधार होगा, हमें एक मापदंड देगा कि हम आगे किस दिशा में बढ़ें, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। क्योंकि पहली बार की परीक्षा है तो हम लोगों को एक आधार इससे मिलेगा, इससे बड़ा कोई आधार नहीं मिल सकता है कि किस तरह के परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट में आपका दिया गया है भारतीय इतिहास। तो अभी तक भारतीय इतिहास से कितनी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ भारतीय इतिहास के अंतर्गत आप देखेंगे दोस्तों कि ये पहला प्रश्न है आपका कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में जो है पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़ से।
मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। यहाँ आप लोग देखेंगे दोस्तों कि इसकी व्याख्या जो है बहुत अच्छे ढंग से की गई है। समय तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं कुछ प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ देती हूँ जो इम्पोर्टेंट लगेगा। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व में से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं लहुरा देव से, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। ये क्वेश्चन भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था? मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ में जो मिले हैं वो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल का अगर पूछता है तो हम लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश के संत कबीर के लहुरा देव में मिला है। इसी के साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल की भूसी प्राप्त हुई है 6500 ईसा पूर्व में। तो यहाँ बहुत अच्छा से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को डील भी किया गया है, क्वेश्चन को दिया गया है, कब पूछा गया है, कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, डेट सही। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे कलेक्शन भी बहुत अच्छा है और हमारे CDPO के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही मार्गदर्शक की तरह रहेगा। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ताम्र पाषाण युग। अब कहेंगे कि ये जो पूछा गया आपका 44वां BPSC में 2000 में पूछा गया है, तो कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे डील किया गया है कि किसको कहेंगे। आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि ताम्र पाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। और जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का भी प्रचलन होता है, उन्हें हम प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, झारखंड के भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो हड़प्पा काल में थे, बर्तनों का रंग जो होता था वो लाल होता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। ये जो क्वेश्चन है वो 40वां जो BPSC था उसमें पूछा गया था 1995 में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता दोस्तों वो पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल में। यहाँ मैं खुद बता देती हूँ कि आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें लिपि का आविष्कार तो हो गया लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, वैसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो गया था लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में दिया गया, पक्की ईंटों से बनी इमारत जो है, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इसमें एक ऑप्शन आपका दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता में आपका एक से अधिक आंसर सही होगा, इसलिए ऑप्शन ई को आपका आंसर बताया गया है। तो यहाँ डिस्क्राइब किया गया कि क्यों एक से अधिक आंसर आपका सही होगा। हम लोग ये सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो पक्की ईंटें का भी प्रयोग होता था, पक्की ईंटों से बनी इमारतें, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख हैं। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला का भी यहाँ पर उपयोग हुआ। उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य रूप से सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से माना जाता है? यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन आपका जो है BPSC ने जो CDPO के एग्ज़ाम 2009 में लिए उसमें पूछे गए ये प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि CDPO में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल।
हम लोग जब हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे तो इसे अच्छी तरह से जानते होंगे कि मिनी हड़प्पा हम लोग लोथल को भी कहते हैं। इसे डिस्क्राइब भी किया गया है, इसे मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। हम लोगों ने जब हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं लगभग कि लोथल जो है वो गुजरात में पाया जाता है। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है और ये गुजरात में है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके कि ऐसा पूछा जा सकता है कि हड़प्पा काल में जो लोथल है वो कहाँ पे स्थित था, तो गुजरात में है। और इसकी पहली खुदाई किसने की थी, तो RS राव ने की थी। यहाँ से 2 प्रश्न बनने की संभावना है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह जो है वो लोथल है, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये जो प्रश्न आपके लिए गए हैं ये 53वीं से 55वीं BPSC में 2011 में पूछे गए हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ये हड़प्पा कालीन नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कभी प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि जो लोथल है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो भोगवा नदी। यहाँ से एक प्रश्न आपके बनते हैं, इसलिए इसे मैंने डिस्क्राइब किया। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। ये क्या था, लोथल क्या था, तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था जहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं हड़प्पा कालीन, अगर प्रश्न लिए जाएंगे तो यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। बार बार आप देख रहे होंगे कि BPSC में ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्रश्न लिए गए हैं, तो लोथल से बहुत सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल गुजरात में है। यहाँ दिया गया आपका आंसर हो जाएगा आपका लोथल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो जो भारत में प्राप्त हुआ है प्रथम मानव जीवाश्म वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश में है, नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दोस्तों घोड़े की जानकारी नहीं थी। कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि सुरकोटदा से घोड़ा का अवशेष मिला है, लेकिन इसके पूरे साक्ष्य नहीं है कि वो घोड़ा का ही अवशेष है। इसे मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये जो परीक्षा आपकी एग्ज़ाम लिया गया है 69वीं BPSC में 2023 में, ये प्रश्न पूछा गया है। उपयुक्त विकल्पों में से घोड़े की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होती है। इस काल के ज्ञात पशुओं में बैल है, भेड़ है, भैंस है, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा एवं ऊँट प्रमुख थे। कई जगहों पर इसका जिक्र मिलता है कि सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, परंतु निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। RS शर्मा तथा डॉक्टर रोमिला थापर ने कहा है कि सुरकोटदा से प्राप्त अवशेष घोड़े के हैं या नहीं, इसकी निश्चित प्रमाण देना संभव नहीं है। इसलिए यह माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। कहीं कहीं आपको आंसर दिया रहता है डायरेक्ट कि सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ, घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ, लेकिन इस पे जो इतिहासकार हैं वो एकमत नहीं है कि वो घोड़े के ही अवशेष हैं या किसी और के। इसलिए निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि घोड़े की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। तो बुद्ध की प्राचीनतम जो प्रतिमा है वो गंधार शैली दिया है, मथुरा शैली दिया है, मौर्य शैली दिया है, गुप्त शैली दिया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों गंधार शैली, मथुरा शैली दोनों को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। इसे हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। देखिए दिया है, कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी हुई स्थिति में निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया गया कि गंधार और मथुरा दोनों। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा कि एक से ज़्यादा शैली में शुरू हो चुका था। VS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ उनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बन रही थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार शैली को मानते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है। तो
तो कुछ लोग कहते हैं कि गंधार में बनी है, कुछ कहते हैं कि मथुरा कला में बनी है। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि किस कला में बनी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 10वीं बीपीएससी में 1992 से 93 में। इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय में। पहले मैंने इसे डिस्क्राइब कर दिया, वहाँ हम लोगों ने देखा कि गंधार शैली कुषाण काल के समय में फली फूली। नेक्स्ट है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। भारत में बोल रहा है पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के समय ही भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी। यह आपका पूछा गया है 66वीं बीपीएससी में री एग्ज़ाम जो हुआ था 2020 का। देखिए इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो कलिंग विजय का किस में वर्णन है उसके बारे में पूछा गया है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई। देखते हैं कि किस तरह से आंसर को उपयुक्त में से कोई नहीं माना गया है। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा प्रस्तुत करती है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है उससे वह कहाँ पे हुआ, तो वो बनावली से प्राप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ आप लोग देखेंगे ये 60वीं से 62वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है 2016 में जो लिया गया है उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं कि टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये जो बनावली है दोस्तों वो हरियाणा में है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देगा कि बनावली ना दे के हरियाणा दे देगा, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जुते हुए खेतों के निशान जो मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। हरियाणा के जो फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। खंबात की खाड़ी जो भोगवा नदी किनारे निकट स्थित है। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, वो पूरे ऑप्शन को डिस्क्राइब किया गया है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कालीबंगा आपका कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पे आपके जो हरियाणा का है बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई जो हल की प्रतिकृति है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये जो आपका डिस्क्राइब किया गया है चारों ऑप्शन का, इसे अभी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। और गुजरात के जो धौलीवीरा से है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन हुआ उसमें कौन इतिहास का संबंधित नहीं थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो V.A. स्मिथ जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ हम लोग देखेंगे कि चारों ऑप्शन में कौन कौन से जो हैं इतिहासकार किससे किससे संबंधित हैं। तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है कि 1921 में दयाराम साहनी ने कहाँ का खुदाई किया था, तो हड़प्पा का किया था। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। फिर मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी
ने की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अक्सर किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, CDPO हो या JPSC हो या फिर आपका CGL हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम अगर लिए जा रहे हैं और इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। राखालदास बनर्जी ने क्या किया था? मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, एवेन घोष ने, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वे स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है बोझकोई का महत्व इसलिए है कि, किस लिए है बोझकोई का महत्व, वो पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोझकोई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ के अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपका 39 BPSC का एग्ज़ाम जो 1994 में हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बोझकोई जो है एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षियों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नात्सी देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 दिया है, सूची 2। सूची 1 में नवपाषाणकालीन स्थल है और सूची 2 में इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान हैं। ये नवपाषाणकालीन स्थल के स्थान कौन से हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो उतनूर है वो तेलंगाना में स्थित है। चिरान जो है वो बिहार में स्थित है। गुप्तकराल जो है वो आपका कश्मीर में है। पैमपल्ली जो है वो आपका तमिलनाडु में। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है आपके पूछे गए हैं BPSC के CDPO परीक्षा जो है 2005 जो कंडक्ट हुई थी उसमें ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग वेरी इम्पोर्टेंट के रूप में देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ से जिस तरह के प्रश्न बनेंगे उस पर आप लोग ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये एक आधार है कि CDPO में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 में आपका महाजनपद है और सूची 2 का जो है वो महाजनपदों की राजधानियाँ। यहाँ मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो यहाँ पे कौन सा महाजनपद की कौन सी राजधानियाँ थी उनका मिलान करना है, बहुत ही आसान है। इसे अगर आप लोग 16 महाजनपदों को अगर ध्यान से पढ़े होंगे उनकी राजधानियों को तो इसे कर लेंगे आप लोग आराम से। तो मल की जो राजधानी है वो कुशीनारा है। अंग की जो आपकी राजधानी होगी चंपा हो जाएगी। गंधार की जो है वो तक्षशिला है। वत्स का जो है वो कौशाम्बी है। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये आपका 42वां BPSC में पूछा गया है, 97 से 98 का है ये। तो प्रथम जो 10 राज्य युद्ध था वो युद्ध लड़ा गया था परुशनी नदी के किनारे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परुशनी नदी। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, आपके एंशिएंट हिस्ट्री से लिए गए प्रश्न हैं। यहाँ समझ लेना ज़रूरी है कि दशराज्य युद्ध के बारे में। तो दशराज्य युद्ध जो है दोस्तों ये 10 राजाओं का युद्ध था जो परुशनी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। वर्तमान में कौन सी नदी है? ये रावी नदी है। तो कभी कभी ये यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं कि रावी नदी परुशनी नदी का वर्तमान में कौन सी नदी है? तो रावी नदी है। जिनमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था।
ये अकेले थे सुदास राजा। इन्होंने 10 राजाओं के संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, द्रुयु, यदु, पुरु, त्रुवसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि दशराग युद्ध में 10 राजाओं का कौन पुरोहित था? तो इसे हम लोग कहेंगे विश्वामित्र। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो मगध राज्य का जो प्राचीन राजधानी था वो राजगिरी था दोस्तों, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगिरी। यहाँ हम लोग थोड़ा देखेंगे कि पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना के निकट स्थित एक प्राचीन शहर है, इसकी स्थापना मगध शासक उदयन ने की थी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है किस राजा ने की थी? तो उदयन ने की थी। यह जो है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह सही विकल्प नहीं है। ध्यातव्य है कि वैशाली प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह सही विकल्प नहीं। उल्लेखनीय है कि गिरिब्रज, जिसको राजगिरी भी कहते हैं, एक प्राचीन शहर था जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नालंदा में है। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, अतः यह सही विकल्प है। चंपा तो आप लोग जानते हैं प्राचीन मगध की राजधानी नहीं थी, इसलिए ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है, कब यहाँ दिया गया है आपका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसमें लोहे का उपयोग कोई, उसका जो तिथि है कि कब उपयोग में लाया गया, उसका जो प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। इसका कोई तिथि निश्चित नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता? अनर्त नहीं कहा जाता था, तक्षशिला भी नहीं, चोल भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। 2वीं शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रुद्रदामन। देखिए दोस्तों, यहाँ जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो 130 से 150 ईस्वी का है। ये जो गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ, ये ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि संस्कृत भाषा का वो कौन सा अभिलेख है? तो संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? इसका आंसर है दोस्तों गुप्त कला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये क्वेश्चन भी आपका 42वां बीपीएससी में पूछा गया है। तो ऋग्वेद का जो सोम मंडल है, सोम को समर्पित है, वो कौन सा मंडल है? तो वो मंडल है 9वां मंडल। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। इसे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ से प्रश्न अधिकतर बनते हैं, तो किस तरह के प्रश्न यहाँ पर और बनेंगे इसे देख लेते हैं। यहाँ आपका दिया गया है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने मंडल है ऋग्वेद में, तो 10 मंडल है। फिर है 9वां मंडल के सभी 114 सूक्त। कितने सूक्त हैं? तो 114 सूक्त हैं। किसको समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। सोम क्या है? आर्यों का मुख्य पेय। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि सोम क्या है। तो सोम क्या है? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है, जिसे मुजवन चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ये 10वां मंडल के बारे में बोला गया है कि इसमें क्या है? चारों मंडल की उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी हम लोगों पहले पढ़े हैं कि सोम को समर्पित है। इसका आंसर हो जाएगा सोम, और इस पेय पर नामकृत देवता है। नेक्स्ट है आपका, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लेखित है, ठीक है। इसके रचनाकार के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, और यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशेषिक दर्शन। अब किस तरह से वैशेषिक दर्शन को हम लोग परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक कह सकते हैं, तो देखते हैं। ये जो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो होता है, सृष्टि का निर्माण किससे हुआ? परमाणुओं से हुआ। और ये जो दर्शन के प्रवर्तक हैं वो महर्षि कणाद है। यहाँ पे प्रश्न बनते हैं कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, योग्य दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मिलान के लिए दे सकता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये देखिए दोस्तों, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। 42वां बीपीएससी है, 47वां बीपीएससी है, 53 से 55 बीपीएससी जो लिया गया है, सभी में ये प्रश्न पूछे गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत समय कम है एग्ज़ाम के लिए, 1 महीना है। सिलेबस अच्छा खासा है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक फर्स्ट पेपर में है, 3 टॉपिक आपके सेकंड पेपर में है। तो अगर हम लोग 8 दिन 9 दिन का भी समय लेंगे तो पूरा नहीं होगा। तो सिलसिलेवार पढ़ना शुरू से बहुत मुश्किल होगा। अगर हम लोग इसी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऑप्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो वहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इसे थोड़ा जो डिस्क्राइब किया गया है उससे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ यात्री क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होना लाजमी है। तो ये जो महावीर स्वामी का जन्म का तिथि है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न अक्सर होता है। कुछ पुस्तक में आपका 599 दिया रहेगा तो कहीं 540। तो यहाँ आपको क्लियर किया गया है कि किसे हम लोग सही मानेंगे, किस डेट को। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि क्या है? तो 599 ईसा पूर्व है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के। ये तो सभी लोग जानते हैं कि महावीर महात्मा बुद्ध से पहले इस दुनिया में आए थे। उसका जो धर्म चला था वो भी पहले चला था। महात्मा बुद्ध का जन्म दे रहा 563 ईसा पूर्व, तो महावीर का 540 ईसा पूर्व बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म क्या दिखाया गया है? 599 ईस्वी प्रकाशित हो चुका है। इसलिए हम लोग महावीर स्वामी का जन्म तिथि क्या मानेंगे? 599 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु जो हुई है वो पावापुरी में हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महावीर जैन का जो मृत्यु हुआ था या फिर उसे निर्वाण प्राप्त हुआ था वो 527 ईस्वी के लगभग 72 वर्ष की अवस्था में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में हुआ था। वहीं पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य भगवान महावीर का जो थे वो जमाली थे। ये जो जमाली थे ये इनके दामाद थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ कहलाता है वह 14 पूर्व कहलाता है। ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 40वां बीपीएससी में 1995 में ये ली गई थी परीक्षा। 14 पूर्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रभाव संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अन्य जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना। हीनयान और जो महायान है इसमें मेन अंतर आपका आ जाता है देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना। इसे थोड़ा हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब में। बौद्ध धर्म के जो हीनयान संप्रदाय को मानने वाले क्या है, मूर्ति पूजक नहीं, ये बौद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व कर। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन जब पहला उपदेश बुद्ध ने दिया था तो उस घटना को हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। देखिए, गौतम बुद्ध या महावीर से जो प्रश्न होते हैं हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके JPSC हो, JSSC हो या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाता है तो ये दोनों धर्मों से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे उनके थोड़ा सा उन धर्मों को जान लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसलिए हम लोग इसे देखेंगे। ये जो बौद्ध के बारे में दिया गया है कि 6 वर्षों की आराधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में से सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में जो सारनाथ नाम है, वहाँ पर आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। यही आपका प्रश्न पूछा गया है। यह उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख का अंत, दुखों के समाधान से संबंधित है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें 4 आर्य सत्य कहते हैं। देखिए, इतना सारा डिस्क्राइब में आपको बहुत सारे प्रश्नों को बता दिया गया। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे कि गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो 4 किया है। वो कौन कौन से हैं, तो दुख है, दुख का कारण है। ये यहाँ से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनारा, यानी उन्होंने शरीर को त्याग कहाँ किया था, तो कुशीनगर में किया था। यहाँ थोड़ा जानते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये हम लोग को पता हो गया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु गए, राजगिरी गए, वैशाली तथा कौशल राज गए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार किन किन राज्यों में किया गया था। तो यहाँ आपका दिया गया है किन किन राज्यों में किया। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। ये क्वेश्चन आपके JPSC में पूछे गए हैं कि सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार गौतम बुद्ध ने कहाँ किया है, तो कौशल राज्य में किया है। कौशल नरेश परसेन जितने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी, अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मददौ खाने को दिया था। इससे उन्हें रक्तक्षार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कश्या मल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है ये पूछा जा रहा है। तो ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे कि त्रिपिटक में क्या संकलित है। तो कौन कौन से त्रिपिटक है, विनय पिटक है। तो प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, इम्पोर्टेंट है कि विनय पिटक में क्या उल्लेख है, तो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का ये संग्रह है। दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक में है महात्मा बुद्ध के उपदेश, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म से, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे दिया है जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आत्मदमन। ये जो गौतम बुद्ध ने है मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, ज़्यादा कष्ट देने को शरीर को नहीं कहा था, लेकिन जैन धर्म में शरीर को कष्ट देने का ही निर्वाण का मार्ग बताया गया। वे निर्वाण के लिए जो गौतम बुद्ध कठोर साधना में काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी पंचम और ऑप्शन डी षष्ठम, यानी दोनों पीढ़ी का इसमें सम्मिलित है बोधि वृक्ष। अभी का जो वर्तमान बोधि वृक्ष है वो पुराना बोधि वृक्ष नहीं है जहाँ बौद्ध धर्म को ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध महात्मा बुद्ध को, ये बाद में लगाया गया वृक्ष है। इसे हम लोग देखेंगे थोड़े डिस्क्राइब में किस तरह से कहा। यहाँ हम लोग देखेंगे महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। पेन-सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने की इजाज़त है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अब इस तरह के प्रश्न नहीं देने की संभावना है, लेकिन फिर भी अगर दिया जाएगा तो 5वीं और 6ठी दोनों पीढ़ी हम लोग इसे। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रयगिरी के रूप में आजीविकों ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। ये जो मखली गोसाल थे प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग दिया था और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है कि हम लोग इसे किसको संस्थापक मानेंगे, तो यहाँ पे स्टार दे दिया गया है। इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि क्या कहा गया है। देखिए डिस्क्राइब में दिया गया पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? इसका आंसर होगा दोस्तों उदयन। उदयन ने क्या किया था? अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयन द्वारा, आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र किसने बसाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन ने बसाया था। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है आपका ताम्रपाषाण युगीन स्थल, सूची 2 में है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ उसके बारे में आंसर। यह आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों। आहार जो है वो बनास में है, कायथा जो है काली सिंधी है, और स्वालदा ताप्ती और मालवा नर्मदा। तो आपका इसके अनुसार आंसर हो जाएगा कूट में ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थूलभद्र। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि 12 अंगों का संकलन कहाँ किया गया था? तो ये प्रथम जैन संगति में किया गया।
नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो पहला गणतंत्र जो है वो लिच्छियों के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका पूछा गया प्रश्न है 48वें से 22वें BPSC जो 2008 में कंडक्ट की गई थी। थोड़ा सा जान लेते हैं वैशाली के लिच्छवी के बारे में। वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चनों को देखा है भारतीय इतिहास से, जो एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है, और इसका जो आधार है वो आपके BPSC में जो CDPO की परीक्षा कंडक्ट की गई है वही आधार है आपका। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे एक लाइक दें और दोस्तों में शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हुए। अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए हैं, इससे आगे हम लोग 51 क्वेश्चन से शुरू करेंगे दूसरे सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।